नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं आज फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूं। उस प्रैक्टिस सेट के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कि विटामिन सी का स्रोत कौन सा है। जी हाँ, विटामिन सी का स्रोत कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है: सूखे मेवे, गाजर, पालक और संतरा। तो पहले आपको बता देना चाहेंगे, विटामिन ए का स्रोत गाजर को बोला जाता है, पालक में लोहा पाया जाता है और संतरा में विटामिन सी पाया जाता है और सूखे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, संतरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतरा आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोगी का संबंधित है, यानी मधुमेह रोग का कारण कौन सा है। तो ये पूछ रहा है कि मधुमेह रोग से संबंधित कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से और लैंगरहैंस द्वीपिका से, एड्रेनल से। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लैंगरहैंस द्वीपिका। लैंगरहैंस द्वीपिका कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पैंक्रियास एक ग्रंथि होती है, वहाँ से लैंगरहैंस द्वीपिका निकलती है, उसको पैंक्रियास ग्रंथि बोलते हैं। और ये पैंक्रियास को लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा सेल से निकलती है। कौन सा सेल से? बीटा सेल से निकलती है। तीन होता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो तीनों से निकलता है। तीनों से में से लैंगरहैंस जो द्वीपिका समूह से कौन सा निकलता है? मधुमेह, इंसुलिन इसको बोल सकते हैं। तो इंसुलिन कमी के कारण से भी पूछा था कि किसके कमी के कारण से मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन के कमी के कारण से मधुमेह रोग हो जाता है। अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथ। तो थायरोक्सिन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथ कौन सा रोग हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथ में पाया जाता है क्या? थायराइड ग्रंथ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है। तो उसमें बोल देंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन रहता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ रहता है? थायराइड ग्रंथि में। बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। तो एड्रिनल ग्लैंड को बोला जाता है फाइट एंड क्या फ्लाई, क्या फ्लाई, फाइट एंड फ्लाई के नाम से, लड़ो और उड़ो के नाम से इसे जाना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? किडनी के ऊपर पाया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि शरीर के किडनी के ऊपर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। रुधिर वर्ग ए व्यक्ति को निम्नलिखित में किस वर्ग का दिया जाता है? रुधिर वर्ग मतलब रक्त ए वाला व्यक्ति को, क्वेश्चन बढ़ेंगे बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ए और सेम मिस्टेक होगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस वर्ग का रक्त दिया जा सकता है? तो दोस्तों, ए वर्ग का अगर व्यक्ति है तो ए को दे सकता है और ओ को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए को दे सकता है और ओ को दे सकता है। कैसे? क्योंकि ओ के बारे में बात करें तो ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है, सर्वग्राही। तो अगर बात करते हैं तो ए को दे सकता है, ए तो देगा ही, साथ में ओ भी दे सकता है। ओ सभी को दे सकता है। ओ ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है ना, क्योंकि सर्वदाता ग्रुप के अंदर रखा जाता है ओ को। अब बात करते हैं ए बी को। तो ए बी आपको सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। बी किसको दे सकता है? बी को भी दे सकता है ना। ए बी को दे सकता है, बाकी सबसे ले सकता है। ए बी केवल ए बी को दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एसडीआर का संबंध किसके साथ है? एसडीआर मतलब क्या होता है दोस्तों? एसडीआर का संबंध अगर बात करें तो उसका संबंध हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन और एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो आईएमएफ के बारे में बात करते हैं। तो आईएमएफ क्या है? एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोला जाता है आईएमएफ। कभी कभी आईएमएफ के बारे में पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इसको स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। अगर बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। विश्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। विश्व व्यापार संगठन, इसको WTO के नाम से जाना जाता है। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है।
पहले इसे गैट के नाम से जाना जाता था। क्या नाम जाता था? पहले GATT, पहले इसे गैट के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया था। गैट की स्थापना 1946 ईस्वी में। और बात करें WTO की, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। कब? 1995 में। तो ये भी पूछता है कभी कभी, WTO भी पूछता है। और बात करते हैं उसकी क्या, गैट के बारे में पूछता है। गैट की स्थापना किया गया था कब? अंतर्राष्ट्रीय IMF के पूछा गया, वर्ल्ड बैंक का पूछा जाएगा, ADB। तो ADB का 1966 में, कहाँ? मनीला में। ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, 1966 में। तो दोस्तों इसके बारे में क्लियर हो गया। ये भी पूछा जाता है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय रोम है। IMF का मुख्यालय रोम। विश्व बैंक का मुख्यालय विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। WTO का जेनेवा, ADB का मनीला। तो चारों से क्वेश्चन आता है और 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी इसका मुख्यालय पूछ देता है, तो कभी इसका स्थापना पूछ देगा, तो कभी इसका और कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान अधिनियम द्वारा भारत संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12वीं संविधान संशोधन द्वारा कौन सी 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूची हैं। तो हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। क्या है? 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। फिर से, हमारे संविधान में 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं। जिसमें बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची हमारे मूल संविधान में कितना सूची था? तो हमारे मूल संविधान में जिस समय संविधान लागू हुआ था 1949 में, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत रूप से लागू हुआ था। मूल रूप से हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों जब लागू हुआ था ये संविधान, तो उस समय हमारे संविधान में अनुसूची की संख्या कितना थी? तो हमारे अनुसूची की संख्या 8 थी। लेकिन जब हम अभी प्रेजेंट में वर्तमान बात करें तो 12 है। तो दोस्तों ये 4 जो अनुसूची है ना, ये बाद में जोड़े गए हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो ये सब 4 में, क्या 4 है? बाद में जोड़े गए हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध अगर बात करें तो 10वीं अनुसूची का संबंध अगर बात करें तो 10वीं का दल बदल अधिनियम से संबंधित है। इसका व्याख्या किया गया, दल बदल अधिनियम से संबंधित रखता है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में है? दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 8वीं हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं हमारे संविधान में बाद में जोड़े गए हैं। तो 12वीं अनुसूची को दल बदल अधिनियम के आधार पर अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान में दिया गया है। तो दोस्तों यह भी क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10वीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में किन किन के बीच स्थित है? पालघाट दर्रा, दोस्तों दर्रा का अगर बात करें तो दोस्तों दर्रा के नाम से 3 याद रखने हैं। 3 कौन कौन सा? भोर घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा और पालघाट दर्रा। ये तीनों दर्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको ख्याल रखेंगे। भोर घाट दर्रा कहाँ से कहाँ स्थित है? तो एक पूछा जाता है भोर घाट दर्रा या पाल घाट दर्रा या थाल घाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? इसको बोलेगा किस किस को जोड़ता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि पाल घाट जो दर्रा है वो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पाल घाट दर्रा। तो ये पाल घाट दर्रा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं तो इसका आंसर इसमें कौन सा है? नीलगिरी एवं अन्नामलाई, है ना। अरावली क्या है? ये तो राजस्थान में आ जाता है। ये विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। लेकिन मैंने बताया कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कौन? पाल घाट दर्रा। और भोर घाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो मुंबई से पूना मार्ग को जोड़ता है। मुंबई से लेकर के पूना मार्ग को कौन सा जोड़ता है? भोर घाट दर्रा। और थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है दोस्तों? तो थाल घाट जो दर्रा है कोलकाता से मुंबई को जोड़ता है। कौन सा? कोलकाता से मुंबई को जोड़ता है थाल घाट दर्रा। तो यह भी पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक सेल है। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक सेल है कौन सा? ग्रेनाइट, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बेसाल्ट। बेसाल्ट भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक होता है बेसाल्ट। चूने का पत्थर जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, बलुआ पत्थर इसको भी बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन बात करते हैं अगर कि पूछेगा कि चूने का बुझा हुआ चूना, कभी कभी पूछ देगा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है ना। और कभी कभी पूछ देगा कली चूना क्या होता है। तो कली चूना बुझा चूना दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों कली चूना क्या होता है और भखरा चूना क्या होता है या बुझा हुआ चूना क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का अगर सूत्र पूछे तो इसका सूत्र हो जाएगा बुझा हुआ चूना का CaOH का होल 2। बुझा हुआ इसमें पानी मौजूद रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को बोला जाता है CaOH का होल 2, इसको बोलते हैं बुझा चूना। और कली चूना की बात करें तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को इसको कली चूना के नाम से जाना जाता है। तो दोनों का फॉर्मूला याद रखेंगे, सूत्र याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण वनस्पति क्या है। जी हाँ, पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति क्या है? तो उसका आपके पास आंसर होना चाहिए सागौन। सागौन क्या है? पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़ देवदार भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो बात करते हैं वनस्पति सागौन ही है। यह भी पूछा जाता है कि चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो चंदन के वृक्ष सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ? कर्नाटक में। भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी में भत्ते व्यवस्था करना किससे संबंधित है। बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ते व्यवस्था करना किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देश और प्रस्तावना। तो चारों के बारे में बात करते हैं। तो पहले इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बेरोजगार लोगों को भत्ते की व्यवस्था किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो हम चारों ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या रखा जाता है उसके बारे में भी बताते हैं। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है और कौन सी भाग में। मैंने पहले बताया था हमारे मूल संविधान में कितना 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, अभी भी वर्तमान में इतना ही है, और 12 अनुसूची और कितना 22 भाग। तो इसके बारे में चर्चा कर दिए थे पहले पिछले वीडियो में। तो बात करते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं किस अनुच्छेद में और किस भाग में हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। तो 12 अनुसूची में इसका कितवां स्थान है? तो मौलिक अधिकार का बात करें तो मौलिक अधिकार 3री अनुसूची में आता है। मौलिक अधिकार 3री अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4ठी अनुसूची में, मूल कर्तव्य क्या है 4थी के क। इसे ये मूल संविधान में नहीं था, लेकिन हमारे मूल कर्तव्य क्या है मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना, कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस में जोड़ा गया है? राज्य के नीति निर्देशक किस में था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के क में जोड़ा गया है किसको? मूल कर्तव्य को। भाग 4 में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 के क में एक जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। इसका अनुच्छेद की बात करें तो इसको 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को रखा गया है, 12 से 35 के अंतर्गत। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या 36 से 51। और बात करते हैं मूल कर्तव्य 51 का क। मूल कर्तव्य किस में रखा गया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 और मूल कर्तव्य 51 का क, एक खंड उपखंड जोड़ा गया है 51 का क, जिसे मूल कर्तव्य रखा गया है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए USA। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में? USA, है ना, USA से, यानी अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का संबंध है। और बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की, तो नीति निर्देशक तत्व का संबंध कहाँ से है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य हम रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार प्रस्तावना ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन अगर पूछ देगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? राष्ट्रीय स्तनी मयूर है। कौन सा है? मयूर। बात करते हैं मयूर को यानी मोर को, तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। हमारे संविधान में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाएगा कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल से बाहर निकाल ले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्यों? जल से बाहर निकाल देते हैं, देखें मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्ति होती है, इन्हें शारीरिक तनाव पड़ जाता है, वो श्वास नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वे श्वास नहीं ले पाने के कारण क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाती है। नहीं तो उनको ऑक्सीजन मिल पाती है और नहीं उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, बल्कि वह श्वास नहीं ले पाती हैं। तो दोस्तों ये भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों हमारे मनुष्य में क्या है, पूरे जीवन काल में 52 दांत जन्म लेते हैं। कितने दांत जन्म लेते हैं? 52 दांत। जिसमें 52 दांत में क्या होता है, 20 दांत जो होते हैं उसको दूध का दांत बोला जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, दूध के दांत। 20 का जो दांत होता है जीवन में 2 बार जन्म लेते हैं। कितने? जीवन में 2 बार जन्म लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दांत से एक और पूछा जाता है कि दांत से कि दूध का दांत कितने होते हैं? तो 20। अब पूरा जीवन काल में दांत को संख्या कितना हो जाता है? 52। तो 52 में से 20 को दांत तो 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं 32 दांत। तो 32 दांत कौन कौन से होते हैं? इसका एक फार्मूला होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ये 4 एक फार्मूला होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो दोस्तों इसका हिंदी होता है रदनक, कृदंत, रदनक और अर्धचवर्णक, चवर्णक। तो इसमें क्या होता है, एक फार्मूला याद रखेंगे इसका। बच्चों का अलग फार्मूला होता है 21, 23, ये वयस्कों का फार्मूला रहता है 21, 23 और 2102 होता है क्या? 2102 बच्चों का हो जाता है, यानी 2 1 3 और 2 5 और 3 8। इसका मतलब होता है 21 23 का मतलब होता है, 21 23 का मतलब क्या होता है कि 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 है। मतलब जैसे मान के दांत का अगर बात करते हैं तो दांत इस गड्ढे में पाया जाता है। तो सबसे पहले 1 2 3 ये 2 हो गया इंसीजर, और 2 1 ये हो गया कैनाइन, और ये हो गया प्रीमोलर। प्रीमोलर कितना था? 3। प्रीमोलर 3 हो गया, और मोलर कितना था? 21 23, सॉरी ये इसमें 2 था, 21 23। प्रीमोलर 2 और मोलर 3, यानी 3 2 5 और 1 6 और 2 8। और फिर यही लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड भी हो जाएगा 8। इस तरह से 1 प्रीमोलर 2 और मोलर 3। तो 3 2 5, 3 2 5 1 6 और 2 8, यानी 8 8 कितना हो गया? 16। तो 16 नीचे और 16 ऊपर, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 21 23। इस तरह से इस फॉर्मूले के हिसाब से दांतों की संख्या की गणना कर सकते हैं। तो 21 23 हो गया, तो ये हो गया वयस्कों में, यानी 16 दूना 32। 8 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, तो कितना हो गया? 16 दूना 32। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 32। लेकिन इसमें क्या है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जन्म लेते हैं? तो 20। तो दोस्तों इस तरह से पूछा जा सकता है कि इंसीजर की संख्या कितना होता है, कैनाइन की संख्या कितना होता है, और प्रीमोलर मोलर। बात करें अगर बच्चों में, तो बच्चों का फार्मूला होता है 2102, मतलब 2 1 3 और 2 5, यानी एक साइड 5 और एक साइड 5। 5 और 5 कितना हो गया? 10। 10 नीचे और 10 ऊपर, 10 नीचे और 10 ऊपर हो गया 20। तो 20 दांत बच्चों को में 2 बार जन्म लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए? तो दोस्तों जीन संश्लेषण के लिए उन्हें आविष्कार से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? जीन संश्लेषण के लिए, है ना। इसका आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी फूल है रेफ्लेशिया। सबसे छोटा फूल वोल्फिया, वोल्फिया जिसके नाम से ओल्फिया के नाम से जाना। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। और बात करते हैं कमल की, तो कमल
हमारे देश की राष्ट्रीय फूल है कमल। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल से पूछा जाता है कि बीजेपी का कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कमल। कमल किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? बीजेपी का, है ना, भारतीय जनता पार्टी का। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए जाना जाता है? तो तना काट आमतौर पर गन्ना प्रवर्धन के लिए जाना जाता है। किसे? गन्ना प्रवर्धन के लिए जाना जाता है। और गन्ना से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरीफ फसल ये कौन सी फसल की अंतर्गत आता है गन्ना? तो दोस्तों रबी फसल आता है, रबी फसल, खरीफ फसल, है ना, और एक होता है जायद फसल। तो रबी फसल के अंदर आ गया गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, दाल हो गया, ये सब क्या है? रबी फसल आते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं खरीफ फसल की तो धान हो गया, है ना, चावल हो गया, धान, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब का भी क्या है? गन्ना, ये सब क्या है? ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी का तेल क्या हो गया? सूरजमुखी का तेल भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तंबाकू क्या है? वो भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। गन्ना क्या है? ये भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। बात करते हैं कपास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास कहाँ पे, किस राज्य में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है? तो दोस्तों गुजरात में कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है ना। आम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? ए में। आम में विटामिन ए सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। और दोस्तों कपास से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, कपास की खेती के लिए काली मृदा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मृदा का? काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहक कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहकार कौन है? तो दोस्तों इसका आपके पास ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूउष्मीय ऊर्जा। तो आपके पास ऑप्शन है 4, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में क्या होता है? सबसे बड़ा संग्रहकार क्या है? सौर ऊर्जा का। बात करते थे सौर ऊर्जा किसके अंतर्गत आते हैं? तो ऊर्जा दो तरीके के होते हैं, एक नवीनीकृत, एक अनवीनीकृत, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि किस में आता है सब? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा किस में आते हैं? ये सभी नवीनीकृत के अंतर्गत आते हैं। क्या है? नवीनीकृत। ज्वारीय ऊर्जा, भूउष्मीय ऊर्जा सब क्या है? नवीनीकृत यानी गैर परंपरागत। इसका आपात असीमित स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी का नाम है दोस्तों, इसका नाम हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में, कीवी। कीवी का नाम याद रखेंगे। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला सबसे छोटा पक्षी है, उड़नहीन पक्षी का नाम है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी का नाम पूछा जाता है कि कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री नीला प्रतीत होता है क्यों? समुद्र का नीला होना किसके कारण होता है पर दोस्तों? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अधिक गहराई होना, गलत हो गया। अधिक आकाश में परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। आकाश का परावर्तन के साथ साथ जल के कणों को द्वारा प्रकाश को प्रकीर्णन कारण, जल के नीले रंग के कारण नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, समुद्री जल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? तो डॉल्फिन स्तनी के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? डॉल्फिन स्तनी के अंतर्गत आता है। उभयचर के अंदर मेढक क्या आता है? उभयचर मेढक के अंतर्गत आ जाता है। सरीसृप रेप्टाइल्स में क्या हो गया? रेप्टाइल्स में हो गया रेंगने वाला जीव जंतु, मत्स्य, मछली। तो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दोस्तों यहाँ पे जीके के साथ साथ कुछ नए रीजनिंग के भी क्वेश्चन लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मैथ रीजनिंग भी पूछे जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे अब मैथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करेंगे। तो आज का कुछ रीजनिंग लेके क्वेश्चन आए हैं कि उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, पहले 2 समीकरण में अपनाई गई विशिष्ट प्रणाली के आधार पर तीसरा समीकरण पूरा कीजिए। इसका यानी कहने का मतलब कि आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपके पास स्टेटमेंट है कि 1, 8, 5, 3, 7 को लिखा गया है 7, 3, 5, 8, 2, 5, 7, 6, 2, 4 को लिखा गया है 4, 2, 6, 7, 5। तो 9, 4, 3, 2, 8 को क्या लिखा जाएगा? तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि ये पहले मिलाना है कि एक किस तरह से लिखा गया है। तो 1, 8, 5, 3, 7 को लिखा गया है 1, 8, 5, 7,
3, यानी कहने का मतलब ये 1 8 क्या है, आगे से लिखा गया है तो ये पीछे से लिखा गया है इधर से, तो इधर हो गया 1 8 5, 5 के लिखा गया है लेकिन 3 7 को उलट दिया गया है। तो इस तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा 5 7 6, तो देखिए 5 7 6 ये तीनों हो गया, लेकिन 24 को उलट करके 42 कर दिया गया है। उसी तरह से 9 4 3 को लिखा गया है, क्या कैसे लिखेंगे 9 4 3 को 9 4 3 और 2 8 को उलट करके 8 2 कर देना है। तो इसमें 82 जो आंसर आएगा वही आंसर, देखिए 82 मात्र एक ही है ना, ये ऑप्शन हो गया आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और वहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। तो दोस्तों इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, जैसे मान के चलते हैं ये स्टार्ट पॉइंट है, 9 किलोमीटर दक्षिण के दिशा में चलते हैं, मान के जाए दक्षिण में गया, ठीक दक्षिण चला, वहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यहाँ से भी क्या चलता है, ये तो दक्षिण में गया है लेकिन यहाँ वहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर में की ओर चलता है, कहाँ चलता है उत्तर की ओर। जब ये दक्षिण है तो दक्षिण है तो उत्तर का मतलब क्या हो गया, दक्षिण है तो उत्तर का मतलब क्या हो गया। तो इसका फिगर सबसे पहले बढ़िया से ड्रा करते हैं। देखिए दोस्तों इसका फिगर ड्रा करने के लिए अब सबसे दिशा ज्ञान होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, ये उधर मान के चलते हैं दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, साउथ हो गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 9 किलोमीटर कहाँ चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। तो जैसे मान के चलते ये हमारा मिड पॉइंट है, 9 किलोमीटर मान के चलते यहाँ से शुरू किया और यहाँ से 9 किलोमीटर आ गया, फिर क्या कहता है, फिर वापस आएगा 5 किलोमीटर उत्तर, यानी वापस आएगा तब तो उत्तर आएगा, यानी 5 किलोमीटर मान के चलते यहाँ पे 5 किलोमीटर हो गया। फिर क्या कहता है, वह बाद में वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो यानी 3 किलोमीटर इधर चलेगा पश्चिम, ये पश्चिम हो गया 3 किलोमीटर। तो यानी 3 किलोमीटर जब ये 5 है तो निश्चित ये 5 है तो निश्चित है कि नीचे वाला भाग 4 होगा। तो इस तरह से 4 और ऊपर में 3, 4 यानी चला गया दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर चला और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर पूरा। तो वही पूछ रहा है कि अभी किस दिशा में है। तो दोस्तों इस दिशा के ज्ञान कर रहा है, यहाँ पे जो बिंदु पॉइंट है इस दिशा के बारे में पूछा कि ये किस दिशा में है, कितने दूर है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी इसका आंसर हो जाएगा कि ये सबसे दक्षिण में है और दक्षिण के साथ साथ ये किधर है, पश्चिम में है, यानी दक्षिण पश्चिम में है। और कितनी दूर पर है, तो 4 और 3 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4 3 का वर्गमूल होता है 5 है, तो ये क्या होगा 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DGHI क्या है, DEGI 25 के बराबर है, तो FEHD किसके बराबर होगा। तो दोस्तों इसको अगर ABCD अगर जानते होंगे तो ABCD का अगर नंबर जानते होंगे तो D होता है 4 पर, E होता है 5 पर, G होता है 7, I होता है 9। तो 9 7 16 और 5 21 4 25, ये 25 चारों को जोड़ेंगे तो 25 हो गया। इस तरह से FEHD को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, FEHD को जोड़ेंगे तो 6 5 8 4, 8 4 12 5 17 और 6 23, आपका 23 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णक्रम ABCD एवं Z में T के दाईं ओर चौथे अक्षर पर बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा है। ABCD से लेकर Z में T के दाईं ओर चौथे अक्षर T के दाईं ओर, T दोस्तों आपको कंटिन्यू करना चाहिए, T हमारा जो लेटर होता है ये 20वें पर होता है, T 20वें पर होता है। तो बोला T के दाईं ओर चौथे, यानी दाईं ओर चौथे मतलब क्या, 4 और, तो चौथे का मतलब हो गया 21 22 23 24, यानी चौथे 24वां अक्षर कौन सा होता है, 24वां अक्षर X होता है, 24वां अक्षर X। तो बोल रहा है X के बाईं ओर 11वां कौन होता है, यानी 24 के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा है। तो 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 14, 24 में से 10 घटाएंगे तो 14, और 14 में से एक और घटाएंगे तो 13। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 13। तो 13 किसका होता है, M का होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सिस्टर को कूट पद्धति में 20 10 20 10 20 21 6 19 लिखा जाता है, क्या 20 10 21 6 19 लिखा जाता है, तो ब्रदर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 20 आया कहाँ से, 20 10 कहाँ से आया है ये भी देखेंगे, 20 10 कहाँ से आया, 20 10 20 21 6 19 कहाँ से आया। तो
एस का मतलब होता है 19, बेस का मतलब होता है 19, आई का मतलब क्या होता है 9। तो दोस्तों यहाँ जब 19 है तो यहाँ 20 लिखा हुआ है, 9 है तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, टी है तो यहाँ 20 के बदले क्या है 21 लिखा हुआ है, तो यानी एक अंक बढ़ा करके लिखा हुआ है। तो उसी तरह से हम जोड़ेंगे ब्रदर में, तो ब्रदर बी का होता है 2, तो लेकिन आपको होगा 3, ब्रदर का 3, आर का होता है 18, तो लेकिन होगा 19। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 ही क्वेश्चन से यहाँ पे आंसर निकल के ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 प्लस 53 बराबर 4, 64 प्लस 53 बराबर 4, 86 प्लस 82 बराबर 4 और 83 72 बराबर कितना होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसको निकालना है कि 64 और 53 में 4 कैसे आया है, 86 और 82 बराबर 4 कैसे आया। तो आपका आंसर होगा, देखिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 5 में से 4 घटाएंगे, सॉरी 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे जोड़ा हुआ है 2 और 2 कितना हो गया 4। इसी तरह से इसमें दिया हुआ है 86 प्लस 42, यानी 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 2 2 4 हो गया। इसी तरह से आप 8 में इसमें चलेंगे, जब हमारा क्वेश्चन है 83, 83 मतलब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 प्लस 7 में से 2 जाएगा 5, तो 5 5 कितना हो गया 10। आपका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या स्थलीय भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है जो वकील भी है। जी हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सी स्थल भारतीय अध्यापक को दर्शाता है जो वकील भी है। तो दोस्तों वकील का ये क्षेत्र वकील का है, ये क्षेत्र भारतीय का है, अध्यापक का है। तो इसमें कह रहा है जो वकील भी है ना, और भारतीय अध्यापक भी है। तो वकील होना चाहिए सबसे पहले और भारतीय अध्यापक भी होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, तो भारतीय अध्यापक के साथ साथ वकील हो जाएगा। ये 3 नंबर जो है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 जो है वो वकील भी है और भारतीय साथ अध्यापक भी है, तो ये 3 ऑप्शन नंबर 3 डी में है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आज इतना ही रहने देते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो दोस्तों एक बार अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।